भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला मीथेन, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनेट और चौथा साइनोजेन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विथ वीके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला लौह और जस्ता, दूसरा तांबा और निकेल, तीसरा जस्ता और तांबा और चौथा लौह और तांबा। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता और तांबा। पीतल जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें तांबा लगभग 70% और जस्ता लगभग 30% तक होता है। तांबा को Cu से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जस्ता को Zn से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला पाश्चुरीकरण, दूसरा जीवाणुनाशन, तीसरा समांगीकरण और चौथा किण्वन। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन नाम से जानी जाती है। किण्वन होता क्या है? तो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसी प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक क्या होता है? हमारे ऑप्शन है, पहला प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण, दूसरा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण, तीसरा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण और चौथा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण होते हैं जो कठोर जल में भी झाग देते हैं। इसका उपयोग वस्त्रों की सफाई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला पॉलीस्टायरीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा बेकेलाइट पॉलीस्टायरीन, तीसरा पॉलीएथीन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और चौथा पॉलीस्टायरीन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकेलाइट पॉलीस्टायरीन। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है जबकि पॉलीस्टायरीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो वह मुलायम होता है और पिघल जाता है और पिघलने के बाद वह जब पुनः ठोस आकार में आता है तो उसे पिघलाया नहीं जा सकता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म किया जा सकता है और गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके उसे कठोर बनाया जा सकता है और फिर उसको गर्म करके ठंडा करके उसको मतलब यूज़ किया जा सकता है, जबकि ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नहीं होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार ठोस में बदल गया तो उसे दोबारा उसे पिघलाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला कोक, दूसरा बिटुमेन, तीसरा पैराफिन और चौथा नेफ्थलीन। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिटुमेन। बिटुमेन सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। बिटुमेन होता क्या है? तो बिटुमेन काले रंग का वर्णयुक्त पदार्थ होता है जिसको पिघलाकर कंक्रीट में मिलाया जाता है और सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आम भाषा में हम इसे कोलतार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है?
हमारे ऑप्शंस हैं पहला सिलिकॉन, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा गैलियम और चौथा जर्मेनियम। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम। प्लेटिनम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है क्योंकि यह उच्च आयतन ऊर्जा वाली अक्रियाशील धातु होती है जो प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करता है, इसीलिए इसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम का सिंबल Pt होता है। क्या होता है प्लेटिनम का सिंबल? Pt। और इसका परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक इसका 78 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 195.08। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला एथिलीन, दूसरा एथेन, तीसरा मीथेन और चौथा एसिटिलीन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन को वास्तव में पॉलीएथिलीन कहा जाता है और यह एथिलीन का बहुलक होता है जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? C2H4n। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? यानी कि दूध के खट्टे होने का क्या कारण है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला एसिटिक एसिड, दूसरा साइट्रिक एसिड, तीसरा एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा लैक्टिक एसिड। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से दूध खट्टा होता है। लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला C3H6O3 होता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? C3H6O3 होता है। लैक्टिक एसिड एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी कार्बनिक अम्ल होता है जो जल में घुलनशील होता है और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से दूध खट्टा होता है। इसके अलावा अधिक चलने या कार्य करने पर मांसपेशियों में यह अम्ल एकत्रित हो जाता है, ठीक, जिसकी वजह से मनुष्य थकावट का अनुभव करता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नींबू या संतरे में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस हैं पहला मीथेन, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनेट और चौथा साइनोजेन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत ही भयंकर और दर्दनाक औद्योगिक दुर्घटना थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 3 दिसंबर सन 1984 को 3 दिसंबर सन 1984 को यह घटना घटित हुई थी और इस घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी दोनों के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हुआ क्या था? तो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह जहरीली गैस मेथाइल आइसोसाइनेट थी जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। अगला क्वेश्चन, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं पहला ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा फार्मिक अम्ल और चौथा मैलिक अम्ल। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। जबकि एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है।
फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल विभिन्न फलों में पाया जाता है। विभिन्न फलों में पाया जाता है, जैसे कि सेब में। ठीक, सेब जैसे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंग लगना अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? हमारे ऑप्शंस है, पहला अपचयन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा अपचयोपचयक अभिक्रिया और चौथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाता है और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, जिसकी वजह से उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आयन पर धनावेश बढ़ जाता है और फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाता है, जिसकी वजह से जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? हमारे ऑप्शन है, पहला शुद्ध जल का, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का, तीसरा सोडियम कार्बोनेट का और चौथा लैक्टिक अम्ल का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल का। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब पीएच मान होता क्या है? तो पीएच मान एक पैमाना होता है, ठीक, जिसके द्वारा किसी द्रव की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच की जाती है। यदि किसी द्रव की पीएच मान 7 से क्या है, कम है, ठीक, अगर किसी द्रव का पीएच मान 7 से कम है तो वह द्रव अम्लीय होगा। ठीक, अगर किसी द्रव का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। ठीक, और यदि किसी द्रव का पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा, जो कि शुद्ध जल का मान होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा सोना और चौथा जस्ता। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना। सोना धातु ही स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जबकि अन्य दिए गए धातुएं संबंधित अयस्क से प्राप्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला चूना पत्थर, दूसरा पिच ब्लेंड, तीसरा हेमेटाइड और चौथा रूटाइल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, जबकि अवसादी सैलों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा सोना और चौथा कांस्य। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा एक रासायनिक तत्व होता है जिसका संकेत क्या होता है, Cu। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, 63.5। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थे रसायन विज्ञान से किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट और पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।